नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, सूडान जो है वो पिछले कई टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि क्या आखिर में इशू है, क्यों सूडान में इतना ज़्यादा जो वायलेंस है वो हो रहा है। उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए आप लोग जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि सूडान में इस समय चल क्या रहा है। बेसिकली आप लोग यहाँ पर इतना बस समझ लो कि एक पैरामिलिट्री ग्रुप है और दूसरा सूडान की जो आर्मी है, वो दोनों में लड़ाई हो रही है कि कौन रूल करेगा सूडान के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल ये सही सुना आप लोग ने। सिविलियन गवर्नमेंट तो दूर की बात है, यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों आर्मी में से, दोनों आर्म्ड फोर्स में से रूलर कौन होगा कंट्री का। इसी चीज की वजह से काफी टाइम से जो दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई है वो चल रही है। और अब तक इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो जान खो चुके हैं, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, और 4200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इस पूरे चीज में। कई इंडियंस भी थे सूडान में जो कि काम के पर्पस से या फिर किसी और पर्पस से, काम ही का पर्पस होगा और क्या पर्पस होगा, उसकी वजह से सूडान में रहते थे। अराउंड 3000 से लेके 4000 इंडिया से यहाँ पर रहते थे, जिनकी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा था इस पूरे वायलेंस के इरप्ट होने के बाद से। इंडियन गवर्नमेंट अब लगी है इन लोगों को यहाँ से निकालने में। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है एयरफोर्स और नेवी की मदद से। दोनों एयरफोर्स और नेवी इस काम में लगी हुई हैं और ऑपरेशन कावेरी इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया। यहाँ से इंडियंस लोगों को निकाल के लाना, इसको ऑपरेशन कावेरी कहा गया। अब देखने सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, कहीं भी इस तरीके के वायलेंस होता है तो देखने में या फिर सुनने में आप लोग को बहुत छोटा लगता होगा कि आखिर वहां पर हम लोग को तो लड़ना आया नहीं, केवल अपने लोगों को ही तो निकालना है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि ये काम और भी ज्यादा कठिन होता है। यहाँ पर एक न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हो, टर्की का एक फ्लाइट जो कि ऐसे ही लोगों को यहाँ से निकाल रहा था, उसको किसी ने शॉर्ट करने की कोशिश की। अब दोनों ही ग्रुप जो है, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स और कंट्री की जो आर्मी है, ये दोनों ही एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने नहीं, इसने ये अटैक किया है। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती है। जो प्लेन आए होते हैं निकालने के लिए, जो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, अक्सर वो लोग भी इस चीज़ में अपनी जान खो देते हैं, और इसी का ये एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपने लोग हैं तो यहाँ से इनको निकालना पड़ेगा ही, और दुनिया भर की कंट्री इस काम में लगी हुई हैं। जो भी उनके यहाँ पर लोग हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे कंट्री के भी जो लोग हैं उनकी मदद की जा रही है। कोई ऐसा मिल जा रहा है तो उनको भी यहाँ से एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है। फ्रांस ने एक बार ऐसा किया था अभी कुछ दिन पहले ही, 28 कंट्रीज के जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला था, जिसमें से कुछ इंडियंस ही थे। और अब इंडिया जो है वो अपने लोगों को निकाल रहा है, तो अपने साथ साथ इंडिया ने एक फ्रांस का जो मिशन था उसके भी स्टाफ और उसकी फैमिली को यहाँ से निकाला है, इससे बचाया। जिसके बाद फ्रांस ने इंडिया को थैंक यू भी बोला इस चीज़ के लिए। और ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। 72 घंटे का टाइम दिया गया था। दरअसल क्या हुआ था कि दोनों ग्रुप जो है इसके बीच में सीज फायर साइन हुआ था, और थर्सडे तक ये सीज फायर था। लेकिन थर्सडे को ये कहा इन लोगों ने कि हम लोग ये जो सीज फायर है इसको 72 घंटे तक और बढ़ा देते हैं, ताकि जो भी लोग यहाँ पर फंसे हैं वो निकल पाए। अब कहने के लिए तो ये सीज फायर दोनों कंट्री ने मेंटेन किया हुआ है। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग नहीं वायलेंस करेंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि इस सीज फायर के बाद भी काफी ज्यादा अटैक, काफी ज्यादा वायलेंस जो है वो हो रहा है सूडान में, सूडान के कैपिटल में। उस बीच किसी भी तरह इंडिया जो है वो अपने लोगों को यहाँ से निकाल रहा है। पोर्ट सुदान से पहले यहाँ पर निकाले जा रहे हैं लोग और जेदा भेजे जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया को एक ट्रांजिशन पोर्ट बनाया गया है, यहाँ पर पहले लेके जाया जा रहा है, फिर यहाँ से इनको इंडिया में लाया जा रहा है। इंडियन नेवी की INS सुमेधा और एयरफोर्स की IAF C-130J इस काम में लगी हुई है, और यहाँ से ये मल्टीपल बैचेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2000 से ज़्यादा लोग जो है उनको ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया जा चुका है, और उसके अलावा लगभग 1000 और थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है इससे, जो लोग हैं इंडियंस यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट से निकाल लिया जा रहा है और फिर यहाँ पर ले आया जा रहा है सऊदी अरेबिया में, फिर यहाँ से इंडिया बेस भेज दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी ले रही है इस काम में अपने लोगों को बचाने के लिए। हाल ही में ये न्यूज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दरअसल खार्तूम जो कैपिटल है सूडान का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इशू है वो बना हुआ है, और इसी के पास यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप था जिसका नाम था वादी सैयदना। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना जो प्लेन था उसको उतार दिया, और यहाँ से भी लोगों को लेके निकला है इंडियन एयरफोर्स का प्लेन। अब ये जो एयर स्ट्रिप है ना, यहाँ पर ना लाइट थी, और हेल्प तो किसी भी तरीके की भूल ही जाओ आप लोग, फ्यूल का सपोर्ट तो भूल ही जाओ। यहाँ एयर स्ट्रिप जो है इस पे लाइट भी नहीं थी, तो एयरफोर्स जो है उसने नाइट गॉगल का इस्तेमाल करके, जो नाइट विजन का इक्विपमेंट है उन सब का इस्तेमाल करके यहाँ पर लैंड किया, और फिर इंडियन एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज होते हैं उसने पूरा प्रोटेक्शन दिया यहाँ पर लोगों को जब तक वो इस प्लेन पे चढ़ रहे थे, और पूरे टाइम तक इंजन जो है उस प्लेन का ऑन रखा गया। फिर यहाँ से ये सब करने के बाद लोगों को सिक्योर किया गया।
दरअसल कुछ लोग जो कैपिटल साइड में फंसे थे वो लोग पोर्ट सुडान तक भी पहुंचने में कैपेबल नहीं थे। इसमें से कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स भी थी। ये सब यहाँ पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने इतना बड़ा जो रिस्क है वो लिया इन लोगों के लिए। और फाइनली जो ये मिशन रहा, पूरा ये ऑपरेशन रहा, ये सक्सेसफुल हुआ। तो ये सब भले मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, आप लोग ऐसे वाले नहीं समझ पाओगे, लेकिन वाकई में ये चीज़ जो होती है, इस तरीके के एक्सट्रेडिक्शन जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है, जिस चीज़ में हमारी फोर्सेस ने बहुत ही ज़्यादा वाकई में बहादुरी दिखाई है। अब हो क्या रहा है कि देखो, सूडान में ये क्राइसिस चल रहा है और सूडान में भी जो कैपिटल एरिया है इसका, खार्तूम, वहाँ पर ये क्राइसिस चल रहा है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इशू है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूडान को असर करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। अफ्रीका को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, प्लस साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि सूडान जो है ये अफ्रीका के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते, ये एक तरीके से रेड सी का एक्सेस देती है अफ्रीका को, प्लस साथ ही साथ नॉर्थ से साउथ में कोई सामान भिजवाना हो या फिर साउथ से नॉर्थ में भिजवाना हो तो उसके लिए ये अब तक ट्रांसलेट रूट हुआ करता था। तो इन सब चीज़ पे अब असर पड़ेगा इसका, प्लस सिविलियन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो तो हुआ ही। इसके अलावा अब ये बताया जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में चांसेस है कि वेस्ट का जो दारफुर वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो दंगे हैं वो भड़क जाए और यहाँ पर भी इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो होने लगे। दरअसल अगर आप लोग ने वो जो पुराना वाला मेरा वीडियो है वो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सूडान का जो ये वेस्ट वाला एरिया है और ये जो साउथ वाला एरिया है ना, ये हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन रहा है। साउथ में तो साउथ सूडान ने एक अलग कंट्री बना ली इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, लेकिन ये जो वेस्ट वाला दारफुर एरिया है ये अभी भी सूडान के अंदर ही आता है। और इस रीजन की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि हिस्ट्री रही है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट झेलने की। और यही अब कहा जा रहा है, यूएन ने भी इस चीज़ में वार्न किया है कि इसके बाद अब चांसेस है कि यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ ट्राइब है या फिर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर भी टेंशन बढ़ सकती है। क्योंकि ऑलरेडी ये जो लोग हैं ये शिकायत करते हैं कि हमारे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है हम लोग का। और ऐसे में जब पूरे कंट्री में इस तरीके का इशू हो, कैपिटल में ही इस तरीके का इशू हो, तब जो आम सुविधा है वो भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही होगी। तो इस वजह से थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। और ये जो दोनों ही ग्रुप सूडान में जो इस समय लड़ रही है, आरएसएफ और सूडान की आर्मी, ये दोनों ही मिलके इनको जो पहले सप्रेस किया करती थी, अब चांसेस है कि इन्हीं की वजह से दोबारा यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज करेगा। और यहाँ पर फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो शुरू हो गया तो फिर ऐसा कहना है यूएन का और बाकी भी लोगों का कि ये यहीं तक नहीं रुकेगा। यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइनॉरिटी ट्राइब है, उस ट्राइब के लोग बाकी भी अफ्रीकन कंट्रीज में आसपास की जो है उसमें रहते हैं, तो बाकी भी कंट्रीज में इसके फैलने की आशंका बताई जा रही है। यहाँ से फिर ये फैल सकता है तो बाकी आसपास की कंट्री में, और बहुत बड़ा रीजन अफ्रीका का अनस्टेबल हो सकता है इस क्राइसिस की वजह से, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है ना। ये तो हो गई जो वायलेंस की बात हो, आपस में लड़ाई की बात है, कॉन्फ्लिक्ट की बात है, वो सब है। प्लस अभी क्या हुआ है कि यूएन ने एक और वार्निंग दी है। दरअसल जो कैपिटल है खार्तूम, जहाँ पर मेन ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पर एक लेबोरेटरी थी, नेशनल हेल्थ लेबोरेटरी खार्तूम जिसका नाम था। यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जो ये मिलिटेंट्स हैं ये एंटर कर गए, यानी कि इसको अपने अंडर ले लिया। और ये जो लेबोरेटरी है इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैथोजेंस, बाकी भी इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स, वायरस वगैरह वो रखे थे टेस्टिंग के लिए। चांसेस है कि यहाँ से ये लीक करके फिर कंटेमिनेट कर दे आसपास के रीजन को। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो भी कहा जा रहा है। बहुत से लोग इसको डाउन प्ले भी कर रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ी बात नहीं होगी, ये तो कंटेमिनेशन तो एटलीस्ट नहीं होगा, और होगा भी तो उतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके जो चांसेस है वो तो बने ही हुए हैं। और यूएन तक और बाकी भी जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस है, चाहे एक्सपर्ट्स है, वो इस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो कई न्यूज़ आर्टिकल, कई जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर सूडान के जो आम लोग हैं, पूरे अफ्रीका के भी जो कॉमन पीपल है, वो ऐसा उनका कहना है कि इस पूरे क्राइसिस के पीछे यूएसए है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। देखो क्या होता था ना, कोल्ड वॉर के टाइम में आप लोग को पता होगा कि यूएसएसआर और यूएसए काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स जो थे उसमें इंक्लूड होते थे। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जो दो राइवल फोर्सेस होती थी उसको ये लोग सपोर्ट कर देते थे। यूएसएसआर एक ग्रुप को सपोर्ट करता था, एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था, और यूएसए जो है वो दूसरे उसके जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करता था। तो लड़ते ये दोनों थे आपस में, लेकिन जो मेन लड़ाई थी वो इन लोगों की होती थी। एज अ प्रॉक्सी वॉर आप लोग कह सकते हैं कि यूएसएसआर और यूएसए जो है वो लड़ते थे।
और कोल्ड वॉर तो हालांकि 1991 में खत्म हो गया, ऐसा कहते हैं सब बहुत से लोग, लेकिन सूडान में यही चीज दोबारा देखने को मिल रहा है। अब पूरी तरीके से नहीं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा सिमिलरिटी इसमें देखने को मिल रही है। दरअसल हुआ क्या है ना कि सूडान में इस समय जो मेन पावर है वो है सूडान के जो आर्मी चीफ हैं उनके हाथों में, और ये बहुत ज्यादा रशिया के सपोर्टर थे। हालांकि जो दूसरा ग्रुप है आरएसएफ, ये भी कोई खास अगेंस्ट में नहीं था रशिया के, लेकिन ये जो इस समय के आर्मी चीफ है जो कि इस समय पावर में है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट थे मॉस्को के। इसीलिए रशिया क्या चाहता था कि रशिया को लगता था कि हम लोग सूडान को इस गेटवे ऑफ अफ्रीका बना सकते हैं अपने लिए, जिसके थ्रू फिर हमारे जो सेंट्रल एशिया में इंटरेस्ट है या फिर सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ जो रिलेशन है उसको भी हम लोग मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए मॉस्को ने यानी कि रशिया ने यहाँ पर जो पोर्ट है इस पे बात की थी कि इस पे हम लोग अपना नेवल लॉजिस्टिक जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक पोर्ट को लेके बात चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, और अभी फरवरी के टाइम में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, ये मिले भी थे सूडान के आर्मी चीफ और साथ ही साथ आरएसएफ के जो चीफ है उनसे, और इस चीज पे बात जो है वो और भी ज्यादा बढ़ी थी। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो गोल्ड है, जो मिनरल्स है, उसको भी एक्सट्रैक्ट करने में रशिया ने बात की थी कि यहाँ पर जो मिनरल्स है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांटेंगे। तो जो यहाँ पर माइनिंग सेक्टर था उसमें भी रशिया का इंटरेस्ट था। ऑलरेडी माइंस और गोल्ड यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर भी रहा था रशिया। बीच में यूएसए ने वार्निंग भी दी थी इस चीज के लिए सूडान को कि सूडान के मॉस्को के साथ ये जो रिलेशन है इसका खामियाजा सूडान को भुगतना होगा। और साथ ही साथ यूएसए के न्यूज़पेपर में ये भी छपा था कि सूडान के जो गोल्ड है उसको निकाल के उसको फिर बेच के रशिया जो उसका वॉर है यूक्रेन के साथ उसको फ्यूल कर रहा है, उसको यानी कि अफोर्ड कर रहा है इस पैसे से जो यहाँ के गोल्ड बेच के वो कमा रहा है। तो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी यूएसए धमकी दे भी चुका है, और इसीलिए फिर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम सारी खड़ी हुई है, सारा ये जो इशू उठा है सूडान में, ये इसीलिए यूएसए ने करवाया है क्योंकि मॉस्को के साथ जो रिलेशन है सूडान को उसको ये खत्म करना चाहता था। मॉस्को को बहुत ज्यादा ये चोट पहुंचाना चाहता था, ये नहीं चाहता था कि यहाँ से जो भी रशिया को फायदा हो रहा है वो हो, इसीलिए पूरा प्लानिंग के साथ यूएसए ने ये सब करवाया है। क्योंकि सूडान के अगर जो इस समय लीडर हैं, जो इस समय आर्मी चीफ है, वो अगर हट जाते हैं तो फिर जो भी ये बातचीत हुई है, चाहे पोर्ट को हो गया, चाहे वो आर्म्स डील की बात हुई है, रशिया बहुत ज़्यादा आर्म्स भी सप्लाई करता है इस सूडान को, या फिर जितनी भी बातचीत हुई है दोनों में जो रिलेशन उसको इम्प्रूव करने के लिए, उन सब पे इसका असर पड़ेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो विचार है वो सूडान के भी कॉमन लोग हैं और जो हैं उनके अंदर, और फिर जो अफ्रीका के भी लोग हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी है। और यहाँ मैं आप लोग को बताऊँ ना तो अफ्रीका का बहुत बड़ा जो तबका है वो वेस्टर्न कंट्रीज, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे यूएसए हो या फिर बाकी कंट्रीज हो, उनको नहीं पसंद करता है क्योंकि इन लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा रेसिज्म जो है वो फेस किया है इन लोगों के हाथों। इसीलिए ये लोग रशिया को भले प्रेफर करते हैं, लेकिन यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज इन सबको ये लोग कभी प्रेफर नहीं करते हैं, एटलीस्ट पूरे मन से तो नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है पूरी। इसके अलावा मैं आखिरी में आप लोग से बात करना चाहूँगा, आप लोग को पता होगा कि लीग ऑफ नेशन बना था अभी का जो यूनाइटेड नेशन है उससे पहले, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 को ये रोक पाया नहीं, इसीलिए उसके बाद ये जो लीग ऑफ नेशन है इसको बंद कर दिया गया और उसकी जगह फिर बनाया गया यूनाइटेड नेशन, जिसका एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम है दुनिया भर में जो पीस है उसको स्थापित करना। लेकिन आज के जो सिचुएशन है, जो इस समय दुनिया भर में इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, चाहे फिर सूडान का ये क्राइसिस हो गया, ताइवान का जो इशू है वो वैसे ही बना हुआ है, उसके अलावा ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सब के जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, प्लस इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू है, इस तरीके की जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन सब से सवाल उठ रहा है यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप पे कि क्या वाकई में यूनाइटेड नेशन इस समय वर्ल्ड में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करने में सक्षम है कि नहीं है। और जब इस तरीके के सवाल उठते हैं तब जाहिर सी बात है इसमें सुधार करने की बात होती है, यूनाइटेड नेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की बात होती है, और इसीलिए फिर बात होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की। अभी आप लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको देखोगे तो उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, आप लोग को पता होगा, जिनके पास वीटो पावर होती है। इसमें से कोई भी मेंबर ना ही आप लोग को अफ्रीका का मिलेगा, ना ही जो साउथ अमेरिका है उसका मिलेगा, और वही यूरोप का इतना छोटा सा जो एरिया है ना, इसमें से आप लोग को 2 लोग मिल जाएंगे। यूके जो कि बहुत छोटा सा आइसलैंड कंट्री है वो भी आप लोग को इसमें मिलेगा, प्लस फ्रांस भी है यूरोप से लेकिन साउथ एशिया हो गया या फिर अफ्रीका हो गया या फिर लैटिन अमेरिका हो गया, यहाँ से कोई भी कंट्री इसमें नहीं है। तो इस चीज़ पे भी सवाल उठता है कि क्या ये जो यूनाइटेड नेशन है वो वाकई में वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वाकई में सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। और अगर जो सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं इंक्लूड है।
इसीलिए इंडिया भी हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि इसको इम्प्रूव करो, हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाओ। और बहुत सी कंट्रीज जो है वो भी इंडिया की तरह ऐसा ही चाहती हैं। तो ये है पूरा इशू गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।